गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। एक सिस्टम अपन ने पढ़ लिया है ना, पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव, ये अपन ने कैलकुलेट किया है ना। इसको आप के क्यू अपॉन आर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखें, जो चार्ज है उसको विद साइन, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा। एक कैलकुलेशन होगी। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, कंफर्ट है ना। अब अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये भी सिंपल है। इनिशियली जो अपन 3-4 लाइंस देंगे वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, बाद में तो सिंपल कैलकुलेशन है सर। तो ये अपन ने ले लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया। ये ए, ये बी, ये मिडिल पॉइंट जहाँ से डिस्टेंसेस लेते हैं। यहाँ माइनस क्यू रख देता हूँ मैं, यहाँ प्लस क्यू। ये एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर अपन ले लेते हैं पी कैप। आर कैप ले लो, ईटा कैप ले लो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है। अब एक्सिस से थीटा एंगल पर, और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेनी होती है? मिडिल पॉइंट से, मध्य बिंदु से ना। डाइपोल में न तो आप डिस्टेंस ए से ले सकते हो न बी से ले सकते हो ना। तो सब अपन ने एक्सिस से थीटा एंगल पर, ये एक्सिस है, इसको कहते हैं अक्ष, क्लियर, थीटा एंगल पर, और उससे स्मॉल आर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की कैलकुलेशन करनी है। सीधा सीधा मोटिव है। आप इसी फॉर्मूले का उपयोग करोगे, इसी के द्वारा ही कैलकुलेशन होगी। ये पॉइंट चार्ज के लिए है, तो सब इसको अकेला बिंदु आवेश मान लेते हैं, इसको अकेला बिंदु आवेश मान लेते हैं। जब इसको बिंदु आवेश मानेंगे तो बिंदु आवेश चिन्ह सहित यानी पॉइंट चार्ज विद साइन रखोगे आप, और उससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए आपको। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस माइनस क्यू से चाहिए और प्लस क्यू से चाहिए। ये फॉर्मूला डिमांडिंग है, फॉर्मूला मांगता है, आपको देना पड़ेगा, है ना। तो सब मैंने अज्यूम कर लिया कि डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू इज R1 और डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू इज R2। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये डिस्टेंस आपने मान लीजिए ये R1 ले ली, ये R2 ले ली, इससे हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रिजल्ट एज इट इज रहेगा। तो ये रटने वाली बात नहीं है कि मैं डिस्टेंस इससे R1 लूँ या इससे R2। आपके जचे जिससे जो डिस्टेंस बोले। बाकी स्टैंडर्ड डिस्टेंस तो किससे मानी जाएगी? मिड पॉइंट से मानी जाएगी, मध्य बिंदु से ही मानी जाएगी, क्लियर। तो सब फिलहाल हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव की कैलकुलेशन करनी है। इसलिए हमने माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस R1 मान ली और प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस R2 मान ली। माइनस क्यू के कारण निकाल लेंगे, प्लस क्यू के कारण निकाल लेंगे, और दोनों को हमने ऐड कर दिया, अलजेब्रिक सम कर दिया, क्योंकि अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। तो अपन जानते हैं किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण कुल विभव प्रत्येक आवेश के कारण विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसके कारण निकाल कर और ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो किसके कारण विभव आ जाएगा? डाइपोल के कारण। तो सब विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव V बराबर VB प्लस VA, यानी B के कारण विभव और A के। मैंने VB पहले रखा है तो आप उसका रीजन समझ लें। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को मैंने पहले रख दिया, नेगेटिव को बाद में। इसको यहाँ लिख दो साहब, स्पेस बचानी पड़ेगी मुझे। तो सब डाइपोल के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर VB प्लस VA। B के कारण तो B के कारण फॉर्मूला इससे के ही लिख दूं, है ना। तो ये के
चार्ज क्या है बी पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के आगे साइन लगाना जरूरी है नहीं, अपॉन उससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है R2, R2 लिख दूं, ये तो हो गया बी के कारण। अब प्लस ए के कारण ए, तो के चार्ज क्या है माइनस क्यू, ये आपको बता ही दिया चार्ज विद साइन रखना है, अपॉन माइनस क्यू से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है R1 अज्यूम की अपन ने, यानी R1 मानी या R1, क्लियर, यानी V इज इक्वल टू के क्यू थोरोली कॉमन आ ही रहा है, के क्यू, अब इधर बचता है 1/R2 माइनस 1/R1, 1/R2 माइनस 1/R1, क्लियर, यानी V इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम ले ले सर, एलसीएम लेंगे तो R1 R2 एंड R1 माइनस R2, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया द्विध्रुव के कारण। तो ये तो सब एक सिंपल सी मैथमेटिक्स थी, इसमें कोई टेक्निक लगाने की आवश्यकता नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट क्या है? स्टैंडर्ड डिस्टेंस किससे कहते हैं आप? जो मिड पॉइंट से ली जाती है, यानी बिंदु O से ली जाती है, ये डिस्टेंस स्टैंडर्ड मानी गई है। तो आपके इस फॉर्मूले में जो डाइपोल के कारण क्रिएट हुआ, जो आपने दिया मेरे को, इसमें R तो है ही नहीं, ये तो किसकी फॉर्म में? R1 और R2 की फॉर्म में। तो डेफिनेटली आपको बस अब कुछ नहीं करना है, R1 और R2 किस में चेंज करने? R में चेंज करने हैं। अब R1 और R2 को R में चेंज करने के लिए मैथमेटिक्स में कई सारे आइडिया हैं, है ना? एक सिंपल सा आइडिया मैं आपके सामने परोस देता हूँ, वरना और भी तरीके हैं जिसके द्वारा आप R1 और R2 को किस में चेंज कर सकते हो? R में। क्यों चेंज करना है? क्योंकि R स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। डाइपोल में डिस्टेंस हमेशा कहाँ से बताई जाती है? मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट से ही बताई जाती है, और जगह से डिस्टेंस बताना अलाउ नहीं है। तो R1 R2 नहीं चलेगा, क्लियर है ना? तो सब अब मैं क्या करता हूँ उसको ध्यान से देखें। मैं ये OP को थोड़ा सा आगे खींच देता हूँ, स्मॉल r1 व r2 को R में यानी स्टैंडर्ड डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए A से OP पर परपेंडिकुलर यानी लंब डालता हूं। ये इसको AM के दीजिए, और B से OP पे परपेंडिकुलर यानी लंब 90 डिग्री BN डालता हूं। ये शीर्षाभिमुख है तो वो थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो सब देखिए बिल्कुल सिंपल। मेरे को R1 और R2 R में कन्वर्ट करने, तो मैंने OP को आगे तक बढ़ा दिया है ना, और A से OP पर परपेंडिकुलर AM और B से परपेंडिकुलर BM डाल दिया, क्लियर। अब जब ये डाल दिया तो डेफिनेटली PN अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PB और PA अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM, क्लियर। ये डिस्टेंस हमें पता है इसे ऑलरेडी, ये A है और ये भी A है, तो ये तो हमें पहले से जानकारी है। तो सब R1 और R2 को R में रूपांतरित करने के लिए OP पर लंब बिंदु A से AM और B से BN डालते हैं। यहां ऐसा करने से ध्यान से देख लेना, PA approximately equal to PM and PB approximately equal to PN, क्लियर। क्यों सर? क्योंकि A मच लेस देन R। अब कंडीशन को छोड़ो, आप उसको ज्यादा उसमें डेप्थ में मत जाओ, ये इजी काम है, इसलिए अपन इजी काम में भी कोई इंटरफेयर नहीं होने देंगे, अपना ये प्रयास रहेगा। अच्छा है, अब क्या करें अपन? R1 को तो ऐसे लिखो PA, ध्यान से इधर देखना आप,
पी ए बराबर क्या होता है? पीएम। अब पी ए बराबर पीएम तो क्या लिख दो? पी ओ प्लस ओ एम। देखो आप ध्यान से, पी ओ प्लस ओ एम लिख दे सब। तो मेरे को R1 को चेंज करना था। R1 कौन है? पी ए को पी ओ प्लस ओ एम लिख दिया मैंने। क्लियर? फिगर में देखो आप, तो ये आ गया R1, पी ओ को लिख दिया मैंने R। अब ओ एम चाहिए, ट्राइंगल में देखो आप, ओ एम बराबर आएगा ए कोस थीटा। मैं भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैं R1 तो लिख दूँ, इसको स्मॉल ए लगा दो, है ना। देखो आप, ओ एम क्या है? बेस। और ए ओ क्या है? हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण। कर्ण कितना? ए। आधार कितना? ओ एम। तो आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कोस थीटा। देन ओ एम बराबर क्या आ जाएगा? ए कोस थीटा। ये लिख दिया मैंने। अब किसको चेंज करना है सर? अब R2 को। दोबारा ध्यान से देखो, सेम एच इसी प्रकार, है ना, पी बी। R2 हो गया। पीबी को किसमें चेंज करना है मेरे को? R में। तो देखो पीबी को क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पीबी को लिख रहा हूं मैं पीओ माइनस ओ एन। देख लीजिए आप ध्यान से भाई, पीबी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है? पीएन। तो पीबी और बराबर पीएन लिखना, तो पीएन कैसे लिख दिया मैंने? पीओ में से क्या घटा दिया? ओएन घटा दिया। तो क्या बचा? पीएन बचा। पीबी को क्या लिखूं? R2। पीओ का मान तो R है इसी, क्योंकि मेरे को R1 भी R में कन्वर्ट करना और R2 भी, तो वो तो मैंने करना ही करना है। माइनस ओएन का मान वही ए कोस थीटा आएगा। कैसे आएगा वो भी अभी आपको दिखा देता हूं मैं। क्लियर? ये इक्वेशन बी। अब देखो सब, ओ एन क्या है ट्राइंगल में? बेस यानी आधार। ए क्या है? ए यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस। आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कोस थीटा। तो ओ एन इज इक्वल टू। अब आप ए और बी से R1 और R2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दें? एक में पुट कर दें। जो भी आंसर आएगा वो द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो आपका दिमाग यहाँ तक ही आपको चलाना है, उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद आपको कुछ स्पेशल नहीं करना है। तो आप ये ध्यान रखें कि हर टॉपिक में कोई बहुत आपको पूरा टॉपिक याद करना पड़ता हो, ये आपकी सोच गलत है। आप उस टॉपिक को एक टर्निंग पॉइंट तक ध्यान रखो। बस अब R1 R2 पुट करने, उसके बाद तो ये काम बच्चा भी कर लेगा। उसको जोड़ भागी गुणा भागी करना है, तो वो काम तो अपन छोटी उम्र में करते हैं। रखो सब। तो बाई इक्वेशन 1 में पुट करो, V इज इक्वल टू के क्यू, है ना। R1 बोलो R प्लस ए कोस थीटा माइनस R2 बोलो R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है? अपन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी R प्लस ए कोस थीटा इंटू R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है? तो सब अब कोई स्पेशल नहीं है ना? वो हटा दूं अब। तो आपने कैसे ट्रिक से करना था वो कर लिया ना। V इज इक्वल टू के क्यू। अब ऊपर की तरफ देखें आप, R से R कैंसिल, ये जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, ये आ जाएगा 2a कोस थीटा। क्लियर? अपॉन में मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है तो वेक्टर तो चलना ही नहीं। देखो q इंटू 2a को क्या लिख दूं? ये k। अब ये देखो q इंटू 2a अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको पहली बात तो स्पष्ट बता रखी थी कि डाइपोल का फॉर्मूला माना ही तब जाता है जबकि उसमें P हो, या उसका उल्टा बोल दो, डाइपोल के हर फॉर्मूले में P होना जरूरी है, और P नहीं है तो फॉर्मूला डाइपोल का नहीं। सीधी सीधी सी बात है।
तो सब Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंटम आ गया, इसको P कहते हैं। और एक मैंने आपको क्या चीज बताई थी, ए मच लेस देन आर, ए मच लेस देन आर। तो ए स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। तो क्योंकि ए मच लेस देन आर, देन ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 इन कंपैरिजन विद आर स्क्वायर, ठीक है। तो सब Q इंटू 2a को तो मैं P रख देता हूं, तो V इज इक्वल टू K Q इंटू 2a रख दिया P, सॉरी कोस थीटा भी लग रहा है ना, तो ये कोस थीटा है ना, देखो ऊपर से है कोस थीटा, Q इंटू 2a है, तो KP कोस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। ये सब आपका डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव यहाँ पर निकल जाता है, कंफर्टेबल, कोई तो सिंपल। ये भी एक क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, आप चाहता है तो बेनिफिट है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ करना आपको नहीं। अब जो बता रहा हूँ वो अदर है ना, कोई भी टॉपिक के साथ कुछ विशेष अलग बात होती है। अब सब जैसे अन्य में अगर बात करें एक्सिस की, तो फॉर एक्सिस अगर पॉइंट एक्सिस पर होता, पॉइंट अगर एक्सिस पर होता तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते आप, 0 लिखते। ये P ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ होता, एक्सिस पर, तो थीटा इज इक्वल टू 0, देन कोस 0 या कोस थीटा इज इक्वल टू +1, क्लियर, बाई 2, दो में रखो, बाई इक्वेशन 2, दो में रखा तो V एक्सिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, KP अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सिस पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है, डाइपोल के कारण जनरल फॉर्मूला तो ही एक्सिस पर ही होता है ना। अब सब इक्यूटोरियल पर यानी निरक्ष पर, तो निरक्ष किससे कहते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सिस और मिड पॉइंट से गुजरने वाली रेखा, ये कहलाती है निरक्ष, है ना सर। ये हर चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया ना। तो सब अगर इक्यूटोरियल की बात करें, निरक्ष के लिए बात करें, निरक्ष के लिए थीटा बराबर कितना रखेंगे, 90 डिग्री, दो में रखो, है ना, देन कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो पुट इनटू, तो बाई इक्वेशन 2, तो V इक्यूटोरियल यानी निरक्ष, इक्यूटोरियल इज इक्वल टू 0। निरक्ष पर विद्युत विभव 0 होता है। ये सब ऐसा रिजल्ट है जो हमें पहले से ही पता था कि ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली आप ये देखें कि अपन जैसे यहाँ दिखा दूं मैं, ये -Q है, ये +Q है और ये आपका निरक्ष है, तो डिस्टेंस तो बराबर ही है ना। अब इसके कारण पोटेंशियल -KQ/R और इसके कारण +KQ/R, तो क्या होना था, 0 ही होना था। तो सब निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सदैव 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्विध्रुव की निरक्ष से गुजरने वाले प्लेन सरफेस डाइपोल की निरक्ष इक्यूटोरियल से गुजरने वाले प्लेन के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का मान 0 होता है। इसका मतलब द्विध्रुव के लंबवत निरक्ष से गुजरने वाला तल सरफेस जिस पर विभव सभी जगह कितना होता है, 0, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे समविभव पृष्ठ, इक्यूटोरियल
सरफेस, जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, अपन सिंपल थीम में मैं इसे समझाऊं आपको, ये जैसे ये डाइपोल है, ये चौक, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये बीचों बीच, तो ये भी निरक्षीय, 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 तो ये जितनी भी मैंने बताई सब अक्ष के 90 डिग्री पर ही तो हैं। और कहां से गुजरे, तो निरक्ष की संख्या तो अनंत है, अक्ष तो एक ही है, पर निरक्ष तो ये भी है, 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 क्योंकि जो अक्ष के लंबवत हो और मध्य बिंदु से गुजरती हो वो निरक्ष, तो निरक्ष से ऐसा तल गुजरेगा, है ना। अब निरक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 है, तो सब यही मैं कह रहा हूं कि ये जो सरफेस है ये समविभव पृष्ठ हुआ ना, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान यानी 0 है। ठीक है, ये बात मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना। अब एक इसका वेक्टर फेनोमिना भी है, जो ये सब एक्स्ट्रा, तो एक इसके स्केलर यानी अदिश होने का प्रमाण भी दे दूंगी। मान लीजिए ओपी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया आर के, ठीक है, तो सब इफ यह लिख दूं, यदि ओपी के अनुदिश यानी ओपी की दिशा में, है ना, एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर एकांक सदिश आर के हो, तो ठीक है, यूनिट वेक्टर अपन ने आर के परज्यूम कर लिया, तो अब देखना आप P डॉट आर के, है ना। अब P तो किधर होता है, P तो एक्सिस के अलोंग होता है ना, तो P डॉट आर के, तो मॉडुलस ऑफ P मॉडुलस ऑफ आर के, और दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा। देखो आर के और P के बीच में एंगल कितना है, थीटा, यानी P का मॉडुलस तो P, आर के यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 और कोस थीटा। तो इसका मतलब जो बेसिक फॉर्मूला है P कोस थीटा, उसमें P कोस थीटा की जगह क्या लिख दूं, वेक्टर P डॉट आर के, तो सब बाई 2 बाई इक्वेशन 2, है ना। तो V इज इक्वल टू के, P कोस थीटा की जगह क्या लिख दूं, P डॉट आर के अपॉन आर स्क्वायर। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर किससे कहते हैं, वेक्टर अपॉन मॉडुलस, है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। देन V इज इक्वल टू के, अब ध्यान से देखना, P और आर केप की जगह भी रखा हूं, तो वेक्टर आर और एक आर और आ गया, तो क्या हो गया, आर क्यूब। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, एक बार देख लो ध्यान से, है ना, एक बार थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना आप कि जब भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आर के इज इक्वल टू मॉडल वेक्टर आर अपॉन स्मॉल आर। ये हो गया सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब सब नेक्स्ट अपने को कैलकुलेट करना है, अगला सिस्टम है स्फेयर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एक्स्ट्रा बात थी जो मैंने लिया, है ना। अब ले लें साहब स्फेयर, क्लियर। स्फेयर के कारण अपने को वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी विद्युत विभव की गणना करनी है। अपने जो गोले हैं, गोले कितने, 3 हैं, एक तो खोखला आवेशित गोला, है ना, एक है आवेशित चालक गोला, और एक है आवेशित कुचालक गोला। तो आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि गोले 3 हैं, है ना। तो तीनों गोलों के कारण अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी विद्युत विभव की गणना करनी है ना। करते हैं अपन, है, तीनों गोले लेते हैं। अब इनमें से आपको ये बता रखा है कि समान रूप से आवेशित
खोखला गोला और आवेशित चालक गोला, ये दोनों सेम हैं, इन दोनों में डिफरेंस नहीं है ना। तो सब दो गोलों के कारण विभव तो एक ही साथ निकल जाए। कौन कौन से गोले? समान रूप से आवेशित गोला, स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज, एक चार्ज कंडक्टर स्फीयर, ये दोनों तो एक ही होते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं होते। तो इन दोनों के कारण तो एक साथ निकाल दें। तो स्फीयर में दो एक साथ ले लें, समान रूप से आवेशित खोखला गोला, है ना, बिल्कुल साफ साफ ही लिख देता हूं ताकि समान रूप से आवेशित खोखला गोला तथा, अब ये दोनों एक ही, आवेशित चालक गोला, गोले के कारण। तो सब ये दोनों गोले अलग अलग नहीं, समान रूप से आवेशित खोखला गोला और आवेशित चालक गोला, दोनों इक्वल हैं। अब इनके कारण विभव, तो अपने पास तो फॉर्मूला है इससे ही, V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू R E डॉट dr, और डेफिनेशन अपने को याद है इससे, तो डायरेक्ट अपने को तो E पुट करना है, V निकलेगा। तो कोई ज्यादा आपको सोचना ही नहीं। तो सब फर्स्ट है ना, फर्स्ट गोले के बाहर, ठीक है, गोले के बाहर का मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है ना। तो ये गोले के बाहर, अब डायरेक्ट V आउट, फॉर्मूला अपन ने V और E में रिलेशन निकाल लिया, क्या लिखे? इनफाइनाइट टू R E आउट डॉट dr, है ना, क्योंकि E आउट अपन जानते हैं गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, K Q अपॉन R स्क्वायर R के। अब 1/4πε0 की जगह मैं K लिख रहा हूँ। आप ये ध्यान रखना, भूलना मत, K का मतलब 1/4πε0 होता है। मेरे जैसे कि जब मैं 1/4πε0 भी लिख दूँ, रखो सब। देन V आउट इज इक्वल टू माइनस, पुट करें इनफाइनाइट टू R, E आउट की जगह कितना लिख दें, के क्यू अपॉन R स्क्वायर R के, कॉन्स्टेंट को बाहर फटको, और डॉट dr, डॉट dr। तो ये सब आपने E वैल्यू रख दी। देखिए V आउट है ना, बाहर क्या निकल जाएगा, के क्यू बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर को क्या कहते हैं, r की पावर -2। ये आपको मैं बता ही चुका कल कि r के डॉट dr, इनका डॉट प्रोडक्ट सदैव कितना लिखना, मॉडुलस ऑफ dr, यानी ओनली dr, ठीक है। इसको सब इंटीग्रेट करो, ठीक है, के क्यू, इसका इंटीग्रेशन किया सब, -2 + 1 -2 + 1 इनफाइनाइट टू r, ये -1 बाहर आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना। तो V आउट इज इक्वल टू, अरे इधर इसके इधर ले लें, V आउट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस के क्यू, अब ये पॉजिटिव हो गया, है ना, R की पावर -1, R की पावर -1 यानी 1/r, लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी V आउट के क्यू 1/r, अपर लिमिट रख दी, और लोअर लिमिट 1/∞, 1/∞ यानी 0। देन गोले के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, के क्यू अपॉन R, जो बिंदु आवेश के कारण था। तो मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया भी था कि समान रूप से आवेशित गोले सदैव पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं। वही आ गया जो बिंदु आवेश के कारण। तो बार बार प्रूफ आ रहा है आपके सामने, क्लियर।
ये हो गया सब। अब नंबर 2 सरफेस पर, तो सब गोले की सतह पर है ना, गोले की सतह पर, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। अब वापस वही डेरिवेशन करना है, तो वापस तो आपको करना अलाउ नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा जो आपने रिजल्ट निकाला है इसी में यहाँ पे लिख दो सब, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे विभव घटेगा गोले के कारण, है ना। अब आ जाओ वापस, तो सर ये वापस डेरिवेशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा अपन इक्वेशन 1 में क्या करें, स्मॉल आर की जगह क्या रख दें, कैपिटल, डायरेक्ट सरफेस आ जाएगा। तो साहब इक्वेशन 1 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर से रखो सब, तो आ गया वी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है ना। अब देखो ये के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है ही, टोटल वैल्यू कांस्टेंट जो आपको दिख ही रही है। अधिकतम है नहीं है वो छोड़ो भी, है ना, क्लियर। तो सब, और इसके कंपैरिजन में कहो तो इसके कंपैरिजन में तो क्या है कि आप गोले से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कमी होगी, तो इसका मतलब गोले के पास आओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। तो सब इसको आप मैक्सिमम भी कह सकते हो, अधिकतम, क्लियर। तो ये सब गोले की सतह पर है ना। अब आते हैं अपन नंबर 3, गोले के अंदर। यहां पर आपको दिमाग लगाना है, गोले के अंदर मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये गोले के अंदर की बात कर रहे हैं अपन। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है। फॉर्मूला तो आप वही लिख दोगे, वी इन माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर, क्लियर। अब वो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना चाहिए था। ये डेफिनेशन क्या कहती है, इनफाइनाइट से यानी अनंत से एकाम धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन थी, है ना। अभी भी ध्यान से सुन लियोगी आप। अब देखो ये रहा आपका सेंटर। अब आप गोले के अंदर हो, तो ये मैं आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल देता हूँ, कितनी डिस्टेंस पर, 8। यहाँ समझना सब ध्यान से ना। अब आपके अनुसार आपको यूनिट चार्ज कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से, क्लियर। और कहाँ पे लाना है, अंदर, किस पे, पॉइंट पी पे लाना है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां तो थे आप बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग था। अब यहां पॉइंट है आपका अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, ये ई आउट, ये इन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा तो फोर्स भी अलग अलग होंगे, ये एफ आउट और ये एफ इन। और जब फोर्स अलग अलग होंगे तो वर्क भी अलग अलग होगा, और इस वर्क को आप कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सब अब आपको अनंत से बिंदु पी तक आने में कार्य 2 पद में करना पड़ेगा, 2 स्टेप में होगा। इनफाइनाइट टू सरफेस, सरफेस टू इनसाइड। तो सब अब 2 पद लग जाएंगे, जैसे माइनस से बाहर रख दिया, देखना इनफाइनाइट टू सरफेस, यहां तक तो विद्युत क्षेत्र ई आउट डॉट डी आर, प्लस सतह से अंदर सरफेस टू, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहा ई इन डॉट डी आर। समझ में आती बात? एक बार और समझ लो इसको। आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है
डेफिनेशन साफ कहती है कि अनंत से एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य को विभव कहते हैं, कार्य को विभव कहते हैं। अब आप अनंत से आओगे अंदर, अब अनंत से सतह तक विद्युत क्षेत्र अलग है, सतह से अंदर विद्युत क्षेत्र अलग है। अपन ने पहले कैलकुलेशन करी ली ना। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ फोर्स अलग मिलेगा, अंदर फोर्स अलग मिलेगा। जब फोर्स अलग अलग है तो वर्क भी अलग अलग होगा। तो सतह से अनंत से सतह तक और सतह से अंदर तक, तो अब कार्य कितने पदों में करना पड़ेगा? 2 पदों में करना। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर? तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसकी डेफिनेशन जो है वो बड़ी ही शानदार है। मिटा दो सब, अब समझ जाएंगे आप, है ना? तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखनी थी अपने को। देन V in इज इक्वल टू, ये माइनस साइन अंदर भेज दें, माइनस इनफाइनाइट टू सरफेस E आउट डॉट dr, ये माइनस इधर भी चल जाएगा, माइनस सरफेस टू इनसाइड E इन डॉट dr, क्लियर? अब सब आपको वैल्यू पुट करनी, तो वैल्यू में तो अब कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज क्योंकि ये तो आप कैलकुलेट कर ही चुके हो, एन इनफाइनाइट टू r E आउट डॉट dr, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया। देखो ये रहा, बस उसमें इसमें फर्क है, इसमें अपर लिमिट कितनी है? कैपिटल R, और इसमें अपर लिमिट कितनी है? स्मॉल r। तो इसका कैलकुलेशन क्या आया था? ये आया था। यहाँ अपर लिमिट स्मॉल r थी, वहाँ अपर लिमिट कैपिटल R है, तो सॉल्यूशन आ गया, क्या आ गया? KQ अपॉन कैपिटल R, ये है ना? तो ये तो अपन ने सोल्व करके पटक ही रखा था। तथा गोले के अंदर जिन 2 गोलों की बात कर रहे हैं, समान रूप से आवेशित खोखला गोला और आवेशित चालक गोले, दोनों के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। इसका प्रूफ भी दिया था अपन ने, कह दिया हम कार में बैठे हैं और बिजली गिर जाए तो कार के अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित है, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव 0 होता है। E in इज इक्वल टू 0, ये अपन ने निकाल रखो सब। तो सब इसको 3 दे दो, इक्वेशन है ना। बाई इक्वेशन 3 V in इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दें KQ अपॉन कैपिटल R, और वो रखा तो 0 आ गया। अब देखो बाई वन है ना, बाई 1 देखें, सॉरी बाई 2 है ना, बाई 2 देखें तो V in और V सरफेस दोनों क्या है? इक्वल है। V सरफेस दोनों क्या है? इक्वल है, और साथ में कांस्टेंट भी है, जिसकी वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन कैपिटल R, और KQ अपॉन कैपिटल R क्या है? कांस्टेंट है ना? तो सब अंदर सतह पे तो बराबर होता है KQ अपॉन R, और सतह के बाहर जाते हैं तो विभव के मान में कमी होती है। इसका ग्राफ बना दूं सब में, है ना, फिर आपको बात समझाता हूं। ये स्मॉल r, ये V है ना, ये तो अपन सेंटर मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट को। यहां मैं सरफेस लिख देता हूं, सतह, सरफेस लिख दिया तो ये तो क्या हो गया? स्मॉल r बराबर कैपिटल R। उधर गए तो बाहर निकल गए, और इधर आए तो अंदर आ गए। तो ये गोले के अंदर, ये गोले के बाहर, और ये सतह पर। अंदर तो केंद्र से सतह तक एक ही कांस्टेंट है, केंद्र से सतह तक कांस्टेंट है। कितना है? V बराबर KQ अपॉन कैपिटल R। सतह पर और केंद्र अंदर तक बराबर आई गया, और बाहर जाएंगे तो R बढ़ेगा तो V के मान में कमी होगी, R बढ़ेगा तो V के मान में कमी होगी। V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो सब ये कौन कौन से 2 गोले हो गए? समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण
और आवेशित चालक गोले के कारण। क्लियर? तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। नंबर 1, पहली बात, इन दो गोलों के लिए, बार बार दोनों गोले क्या बोले, केंद्र से सतह तक, बहुत ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगी। केंद्र से सतह तक विभव समान होता है, नियत होता है। केंद्र से सतह तक विभव समान होता है, नियत होता है, वह सतह पर विभव के बराबर होता है। ऐसे समझो आप, जैसे ये खोखला गोला है या चालक गोला है, इसकी सरफेस पर विभव का मान है 1000 वोल्ट सपोज। अब इस धातु के गोले या खोखले गोले में अगर मैंने यहाँ कोई धातु की मेटल रोड रख दी, अब मैं आपसे पूछूं, इस मेटल रोड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बताओ, विद्युत विभव का मान बताओ, कितना होगा? 1000 ही होगा ना, क्योंकि केंद्र से सतह तक विभव का मान समान होता है और सतह पर विभव के बराबर। मान लीजिए इसमें मैंने एक छोटा गोला रख दिया धातु का, मेटल का, तो उस पर विभव कितना होगा? वही सतह पर विभव के बराबर ही होगा ना। आपकी कार पे बिजली गिर गई, क्लियर? बिजली गिर गई तो विद्युत क्षेत्र तो अंदर की तरफ कितना है? 0 है। अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र कितना है? 0 है। लेकिन अंदर विभव का मान क्या है? समान है, और समान विभव पर आवेश प्रवाहित होता नहीं, तो धारा की उत्पत्ति होगी नहीं। इसलिए कार के अंदर बैठा व्यक्ति क्या है? पूर्णतः सुरक्षित है। क्लियर? ये बात समझ में आएगी सब? इसका एक न्यूमेरिकल कोशिश करूंगा मैं डालूं, ठीक? अब अगली बात है कि E बराबर 0 हो तो V बराबर 0 हो भी सकता है और जरूरी भी नहीं है ना? कैसे साहब? अब ऐसे, जैसे अनंत पर r बराबर अनंत रखें तो r बराबर अनंत पर E बराबर भी 0 होता है, और यहां भी r बराबर अनंत रखूं, वह V बराबर भी 0 होता है। तो r बराबर अनंत पर दोनों 0 होते हैं, E भी 0 होता है, V भी 0 होता है। लेकिन अगर मैं गोले के अंदर की बात करूं, ठीक, गोले के अंदर E बराबर 0 होता है, लेकिन V तो 0 नहीं होता। V का मान तो कितना आ रहा है? KQ अपॉन कैपिटल R, है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि सर E बराबर 0 होने पर V बराबर 0 हो भी सकता है, लेकिन जरूरी भी नहीं, है ना? लास्ट बात यह है कि जब E बराबर 0 हो जाता है तो V उस समय हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये आपके सामने देखो कांस्टेंट हो चुका है ना? यानी E बराबर 0 पर विभव का दूरी के साथ परिवर्तन नहीं होता है। तो सर ये 2 गोले ले लिए मैंने, अभी एक गोला यानी कुचालक गोला बाकी है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।